हाय गाइस, वेलकम टू गर्ग प्लेटफॉर्म एंड मेरा नाम है मानसी और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। हमने सिलेबस अभी देखा है, सिलेबस की वीडियो डाल दी है। जिस किसी को चेक करना हो एक बार केमिस्ट्री का सिलेबस वो चेक कर सकता है। मैंने वीडियो डाल दी है केमिस्ट्री की सिलेबस की, तो उसी में से हम जो आज चैप्टर 1 है उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। वीडियो चाहे 30 मिनट की हो 40 मिनट की हो, लेकिन हमें चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है। तो बिल्कुल पेन कॉपी लेकर नोट्स बना लीजिए और सामने बैठ जाइए, क्योंकि बोर्ड में जो है वो इससे बाहर कुछ भी आएगा नहीं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम देख लेते हैं चैप्टर किस पर है ना, चैप्टर किस पर बेस्ड है। तो चैप्टर तुम्हें खुद भी दिख रहा है यहाँ पर, एक सेकेंड रुको। हाँ, यहाँ पर देखो, सबसे पहले चैप्टर तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर किस पर बेस्ड है ये। रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। ये किस पर बेस्ड है? रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। यहाँ पर ये दिख रहा है तुम्हें, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, यानी कि केमिकल रिएक्शन। इंग्लिश में लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले देखो ये है क्या, है ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है क्या। सबसे पहले यही है तुम्हारा। सबसे पहले देखो रासायनिक अभिक्रिया ये है क्या, केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, जब कभी आए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तुमसे पूछा जाए शॉर्ट में और तुम्हें एक रिएक्शन देकर बताना पड़ेगा कि किस तरीके से है ना, तो तुम कैसे बताओगे, तुम बोर्ड में कैसे बताओगे उसको। तो बोर्ड में तुम जब भी तुम्हारे सामने आ जाए ना कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो तुम्हें कैसे बताना है। जब एक या अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके, यानी कि एक या अधिक पदार्थ, जैसे कि एक Mg है एक O है, ये अलग अलग है ना। तो यह जब एक या अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, यानी कि ये नया पदार्थ बनाया MgO, तो उसे ही क्या कहते हैं हम, रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि केमिकल रिएक्शन हम कहते हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं इसको, जब एक या अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शन हम उसको कहते हैं। अब सबसे पहले देखो ये जो MgO है ये है क्या, ये क्या बना रहा है, ये है MgO। तुम लिख सकते हो इसको उत्पाद, क्या लिखोगे, नोट्स में लिखना, इसके नीचे लिखना उत्पाद। ये क्या बना रहा है, MgO, ये बना रहा है तुम्हारा उत्पाद। और ये जो Mg है ये O है, ये क्या है, ये तुम्हारे रिएक्टेंट्स यानी कि अभिक्रमक है। ये तुम्हारे रिएक्टेंट्स है, यानी कि एक रिएक्टेंट ये है, दूसरा ये है, और ये मिलकर एक क्या बना रहे हैं, ये प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद बना रहे हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उत्पाद। ठीक है, तो ये तुम लिख लेना जरूर, ये लिख सकते हो, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं बता रही हूँ सिर्फ। MgO क्या बन रहा है, ये उत्पाद बन रहा है, यानी कि प्रोडक्ट बन रहा है। और Mg एक रिएक्टेंट है, O दूसरा रिएक्टेंट है ना। Mg क्या है, मैग्नीशियम है, O यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है। ये दो रिएक्टेंट मिलकर एक क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं MgO। ठीक है, तो हम कैसे भी कह सकते हैं इसको, दूसरी जो हम डेफिनेशन बना सकते हैं इसकी दूसरी, तो वो क्या बना सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तुम कैसे लिखोगे कि जब दो या दो से अधिक अभिक्रमक मिलकर, है ना, या फिर जब एक या एक से अधिक पदार्थ, ऐसे बोल दो, या फिर जब दो या दो से अधिक अभिक्रमक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, कॉपी में लिखो जल्दी। जब दो या दो से अधिक अभिक्रमक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, ये इसको क्या कहते हैं हम, इसी को रासायनिक अभिक्रिया हम कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। रासायनिक अभिक्रिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम एनर्जी होनी चाहिए, तो एकदम एनर्जी के साथ ये चीज़ करनी है। ठीक है, वरना समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल दिमाग खोल कर रखो, मैं जो भी बोल रही हूँ उसको नोट करते जाओ। बिल्कुल, मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी भी नहीं हुई हैं, लेकिन जो मैं बोलूँगी वो बहुत ज़्यादा कंपलसरी है तुम्हारे लिए, तो उसको नोट जरूर करना जो भी मैं बोलूँ। ठीक है, तो हम चलते हैं फिर आगे। अगर यहाँ तक समझ में आया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, क्या होती है कि जब दो या दो से अधिक अभिक्रमक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इसी को क्या कहते हैं हम, इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या फिर जब एक या अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं ना, एक ये पदार्थ हो गया कि, और एक नया पदार्थ बना रहा है MgO, है ना। तो ये क्या हुआ, ये भी क्या बनाया, एक केमिकल रिएक्शन हुई हमारी, जिससे हम क्या मिला कि ये क्या है, हमारी एक केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया है। भाई ये एक रिएक्शन ही तो हुई, केमिकल रिएक्शन, जब दो पदार्थों ने एक पदार्थ मिलकर बनाया तो उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे है रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अगर पूछा जाए बोर्ड में कि रासायनिक समीकरण, ठीक है, उसको बताओ तुम, तो कैसे बताओगे रासायनिक समीकरण को। सबसे पहले देखो क्या लेना है हमें, रासायनिक अभिक्रिया
को प्रतीकों और सूत्रों द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी कि प्रतीक कैसे भाई, जैसे जेडन हो गया, ये क्या है, ये एक प्रतीक है ना, ये एक प्रतीक है, जेडन भी एक प्रतीक है। जेडन हो गया, जिंक हो गया, हाइड्रोजन हो गया, है ना, सोडियम हो गया, Na हो गया, कैल्शियम हो गया, Ca। तो कैल्शियम को Ca से डिनोट करते हैं हम, जिंक को Zn से करते हैं, सोडियम को Na से करते हैं, हाइड्रोजन को S से करते हैं, ऑक्सीजन को O से। तो यानी कि ये सारे क्या हैं, ये प्रतीक हैं। यानी कि पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट है जिसको हम शो करते हैं जिनसे भी, तो वही क्या है, वही हमारे प्रतीक है, वही क्या है, हमारे प्रतीक है। तो प्रतीक और सूत्रों, इन दोनों को जब व्यक्त किया जाता है एक साथ, तब हम क्या बनाते हैं, एक रासायनिक समीकरण बनाते हैं। ठीक है, तब क्या बनाते हैं, एक रासायनिक समीकरण बनाते हैं। जैसे अब सूत्र क्या है, जैसे कि H2SO4 ये क्या एक सूत्र है, ZnSO4 ये भी एक सूत्र है ना, H2SO4 क्या है, ये भी एक सूत्र है, और ZnSO4 ये भी एक पूरा सूत्र है। तो यानी कि जब हम प्रतीक और सूत्रों द्वारा व्यक्त करते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन को, तो हमें क्या मिलता है, हमें रासायनिक समीकरण वो हमारी जो है कहलाती है। जैसे हमने जिंक का लिया, जिंक को हमने किसके साथ किया, हमने H2SO4 के साथ, तो क्या बना, ZnSO4 और H2 यानी कि हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकल गए यहाँ पर। अब हाइड्रोजन क्या हो गया, वहाँ पर बाहर निकल गया यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि हमने कैसे कैसे बनाया। Zn को जब हमने H2SO4 के साथ किया तो ये क्या बन गया, ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट बन गया। जब हम जिंक को किसके साथ करेंगे, हम किसके साथ रिएक्ट करेंगे, हम H2SO4 यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं हम, हाइड्रोजन सल्फेट। इसको क्या बोल सकते हैं, H2SO4 को हाइड्रोजन सल्फेट। जब हम जिंक को अब इसकी हिंदी भी लिख सकते हो आप नीचे। जब हम जिंक को हाइड्रोजन सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जब हम जिंक की हाइड्रोजन सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें जिंक सल्फेट मिलता है। तो और हाइड्रोजन जो गैस है वो क्या निकल जाती है, वो बाहर निकल जाती है इसकी। ठीक है, हाइड्रोजन इसमें अलग हो जाता है। बस इतनी सी है हमारी जो पूरी रिएक्शन है। तो अभी रासायनिक समीकरण पूछा जाए तो लिख दोगे, आई थिंक समझ में आ रहा होगा रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को ना जो प्रतीक और सूत्र होते हैं उसके द्वारा व्यक्त करना पड़ता है, और वही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। उसी को हम केमिकल इक्वेशन नाम दे देते हैं। आगे चलते हैं। आगे है समीकरण को संतुलित करना। अब समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे, बैलेंसिंग द इक्वेशन। इक्वेशन को बैलेंसिंग कैसे करते हैं वो देखो यहाँ पर बोल रहा है कि हर रासायनिक समीकरण में दो तरफ क्या होता है, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं, पर प्रत्येक तत्व के परमाणु बराबर होने चाहिए। पर क्या होना चाहिए कि दोनों साइड क्या होनी चाहिए भाई, बराबर होनी चाहिए। भाई प्रोडक्ट भी तो वही बनाएगा जब रिएक्टेंट मिलकर, रिएक्टेंट से ही तो प्रोडक्ट बनता है, और रिएक्टेंट उतना ही होना चाहिए जितना कि प्रोडक्ट है ना, या फिर प्रोडक्ट उतना ही होना चाहिए जितना रिएक्टेंट है। ठीक है, कैसे भी मान लो। अब जब मान लो कि मान लो कि हमने पानी लिया, हमने पानी लिया हमारा 10 लीटर, और हमने 1 kg उसमें शुगर मिला दी। हमने पानी लिया 10 लीटर और 1 kg शुगर मिला दी, और जब वो जो प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें वो 10 लीटर और 1 लीटर ऐड होकर ही तो बनेगा वो जो प्रोडक्ट बनेगा, 10 लीटर और 1 लीटर। यानी कि वो जो प्रोडक्ट होगा वो रिएक्टेंट के बराबर ही तो आएगा। तो वही चीज़ है कि दोनों चीज़ें अलग अलग जो हैं ये दे रखी हैं, ये क्या होनी चाहिए, ये बराबर होनी चाहिए। जब ये इक्वेशन क्या होगी, बैलेंसिंग होगी, और वही क्या होगी, इक्वेशन सही मानी जाएगी, वरना गलत होगी इक्वेशन अगर बैलेंसिंग नहीं है ये। तो कैसे बैलेंस करेंगे, इसमें सबसे पहले देखो एग्जांपल लिया है। जैसे हमने यहाँ पर Fe लिया है हमने, और H2 लिया है, जल लिया है ना। Fe लिया आयरन, और H2 यानी कि लोहा जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, और H2 यानी कि जल, वाटर जो बोलते हैं हम, है ना। तो इसका देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो हमें चेक करना है Fe इधर कितना है, Fe इधर कितना है, 1 है। जो रिएक्टेंट में होता है सबसे पहले रिएक्टेंट चेक करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट तो बाद में बनता है, पहले क्या होता है हमारे पास रिएक्टेंट होता है। तो सबसे पहले हमेशा जो चेक करोगे ना, हमेशा कभी भी रिएक्शन जो चेक करोगे बनानी है जब, तो सबसे पहले क्या चेक करोगे, सबसे पहले रिएक्टेंट चेक करोगे। इस तरफ कितने रिएक्टेंट है, 1 है। ठीक है, अब इस तरफ चेक करते हैं, इस तरफ कितने हैं। ठीक है, इस तरफ कितने हैं, इस तरफ है 3 है। तो रिएक्टेंट क्या है, बराबर नहीं है अभी। ठीक है, अभी क्या चेक कर लेते हैं, H2O में से सबसे पहले H को चेक करते हैं। H क्या है, यहाँ पर 2 दे रखे हैं। अब यहाँ पर कितने हैं, H 2 है यहाँ पर। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर बराबर दे रखे हैं, बैलेंसिंग है यहाँ पर हाइड्रोजन। अब यहाँ पर O देखते हैं, O कितना है, O यहाँ पर कितना है, 1 है, लेकिन यहाँ पर 4 ले रखा है। तो यानी कि जो O है यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा है, और Fe कितना एक्स्ट्रा है यहाँ पर, 3। ठीक है, Fe कितने हैं यहाँ पर, 3 दे रखे हैं, यहाँ पर 1 दे रखा है। ऐसी ऑक्सीजन भी यहाँ पर 1 दे रखा है, और इधर 4 दे रखे हैं। अब इनको बैलेंसिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो Fe 3 दे रखे हैं ना, तो सबसे पहले 3Fe बनाएंगे। इसको क्या बनाएंगे, सबसे पहले इसको 3Fe बनाएंगे। ठीक है, 3Fe बनाने के बाद हमें क्या करना है, हमें H2
ओ दे रखा है जैसे, तो हमें O4 बनाना पड़ेगा भाई, ओ भी तो हमें 4 बनाने पड़ेंगे, तो हम हमें 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी H2 के आगे। हालांकि हमें H2 की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें O बनाने के लिए आगे 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि H2O में ही ऐड है O जो है, तो हमें H के आगे ही 4 लिखना पड़ेगा, 4H2O, ठीक है। अब देखो, अब इस तरफ देखो, इस तरफ इक्वल बन रही है या नहीं, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो 3Fe, ठीक है, यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर 4H2 को बाद में देखेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर O कितने, O है 4, ठीक है, O भी यहाँ पर 4 मिल रहे हैं, यहाँ पर बन रही है इक्वेशन सही। फिर हमें देखना है कि H कितने हैं, यहाँ पर 4 2 जा 8 यानी कि 8 है, तो यहाँ पर भी 4 2 जा 8 यानी कि 8 है यहाँ पर H, तो यानी कि इक्वेशन क्या हो रही है, यहाँ पर बैलेंसिंग हो रही है। तो इक्वेशन को इस तरीके से बैलेंसिंग करते हैं। हमेशा सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट इक्वल और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो समीकरण क्या है, वो संतुलित है, यानी कि बैलेंसिंग है वो इक्वेशन, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखो, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी कि केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, वो चेक करते हैं हम इसमें। सबसे पहले देखो संयोजन अभिक्रिया, सबसे पहले इसकी संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब पता पड़ रहा है कॉम्बिनेशन यानी कि कंबाइन करवा रहा होगा दो रिएक्शन को, है ना, कंबाइन करवा रहा होगा एक रिएक्शन को, तो वही दो रिएक्टेंट मिलकर बनाएंगे, एक कंबाइन करेंगे एक रिएक्शन को, जैसे दो या अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, वही चीज़ है, यानी कि दो या अधिक पदार्थ, दो अभिकर्मक भी बोल सकते हैं हम इसको, रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं, है ना, रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखो हमने क्या लिया यहाँ पर, CaO और H2O लिया, ठीक है। अब इसका कैसे बना हमने, CaO क्या है यहाँ पर, असंतृप्त चूना, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्विक लाइम, ठीक है, और H2O हमने क्या ले लिया, जल ले लिया, और ये क्या बना, यहाँ पर देखो CaOH का होल ट्वाइस। तो कैसे कंबाइन करेंगे, सबसे पहले देखो Ca कितना है, एक है, तो इधर भी हम ले लेंगे Ca, ठीक है। फिर हमें O लेना है, O कितना है, यहाँ पर एक हो गया, यहाँ पर एक हो गया, कितने हो गए, O भी दो हो गए और H भी दो हो गए, तो सीधा सीधा सिंपल हम एक साथ लिख सकते हैं इसको, OH का होल ट्वाइस, है ना। थोड़ा छोटा बनाने के लिए इसको OH का होल ट्वाइस एक साथ लिख सकते हैं, क्योंकि O भी दो है यहाँ पर, H भी दो है, तो OH का होल ट्वाइस हम सीधा सीधा लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया, ये टोटल हमारा क्या बन गया, CaOH का होल ट्वाइस, इसके नीचे लिख सकते हो तुम, ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा भुजा हुआ चूना, ठीक है, ये क्या बन गया, भुजा हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइस, जिसको बोलते हैं हम भुजा हुआ चूना। यानी कि जब हम चूना, जो असंतृप्त चूना है, उसमें हमने जब जल ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, ये भुजा हुआ चूना। ऐसे भी ट्रिक से याद कर लेना कि हाँ, जब इसमें जल ऐड कर दिया, जल मिला दिया, तो ये क्या हो गया, ये भुज गया, ठीक है ना, ऐसे याद कर लेना, भुजा हुआ चूना, ठीक है। आगे चलते हैं हम। आगे है अपघटन अभिक्रिया। अब देखो, अपघटन अभिक्रिया यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। आज चाहे वीडियो थोड़ी लॉन्ग बने, लेकिन चैप्टर पूरा कंप्लीट कराना है, ठीक है, और तो तुम भी ध्यान से ही समझना है, ये मत सोचना कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी है। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन चैप्टर पूरा देखो, कितना बड़ा है चैप्टर तुम्हारा, चैप्टर 1 जो है, और इसमें पूरा कवर किया हुआ है, जो तुम्हारा NCERT बेस्ड है जो चैप्टर है, ये जो UP बोर्ड वाले हैं उनका। सबसे पहले देखो, और जो CBSE वाले हैं वैसे तो उनका भी है, अगर उन्हें ये समझ में आ रही हो ये वाली वीडियो, तो वो देख लेना एक बार। अपघटन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सबसे पहले देखो क्या है ये अपघटन अभिक्रिया, हमने फर्स्ट अभी चेक करी थी, कौन सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना, संयोजन। अभी चेक करते हैं हम अपघटन अभिक्रिया क्या है ना, डीकम्पोजिशन। अब अपघटन हो रहा है तो कुछ टूटने वाली बात होगी, डीकम्पोजिशन है ना, डी का मतलब क्या है, कंपोजिशन में डी लगा दिया, यानी कि अब अलग हट रहे होंगे वो। तो सबसे पहले क्या है कि जब एक यौगिक, उसमें क्या होता, दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बना रहे थे, इसमें अब इसमें एक ही यौगिक होगा, वो किस में टूट जाएगा, वो अलग अलग पदार्थ में टूट जाएगा, ठीक है। एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थ बनाता है ना। अब इसमें एक दिया होगा, वो किसमें, इन सभी में टूट जाएगा अलग अलग। कैसे टूटेगा चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो 2PbNO3 का होल ट्वाइस दे रखा है ना, 2PbNO3 का होल ट्वाइस। अब इसको कैसे करेंगे, इसको सबसे पहले देखते हैं, इसको अलग अलग बनाना है ना हमें। तो सबसे पहले 2Pb में क्या ले लेंगे हम, एक O ले लेंगे। अब O कितने हैं भाई, 3 2 जा 6, O कितने हैं, 6O है ना, कितने हैं O, 6O है ना। तो हम सीधा सीधा हम एक यहाँ पर ले लेते हैं, 2PbO बना लेते हैं पहले इसको। फिर क्या बचा हमारे पास, 5 तो O बचे, और N कितना बचा हमारे पास, N सिर्फ कितना बचा हमारे पास
एन कितना बचा, देखो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर आगे है, तो कितना बचा हमारे पास, 2 2 जा 4, 4n हो गए, है ना। 4n बचे हैं अब, और o कितने बचे हैं अब, 5 बचे हैं, क्योंकि 2p भी कंप्लीट हो गया, यहाँ से एक o ले लिया, 2p भी o बना लिया हमने यहाँ पर। तो अब सिर्फ हमारा अंदर कितना बचा है, तुम चेक करो तो देखो कितना बचा है, o हमारे पास 5 बचे हैं, क्योंकि 6 थे, एक इसमें ले लिया हमने, o 5 बचे हैं, और n कितने हैं, 4 है, n हमने इसमें लिया नहीं है, तो n टोटल 4 है, देखो 2 यहाँ पर है आगे और 2 यहाँ पर है, 2 2 जा 4 हो गए, है ना, 2 2 जा 4 हो गए। अब 4n है तो यहाँ पर लिख देते हैं 4NO2, अब o किसमें ले लिया, एक n के साथ ले लिया, 2 o, 4NO2, है ना, 4NO2 हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अब कितना बचा यहाँ पर, अब यहाँ पर चेक करते हैं, सिर्फ क्या बचा हमारा पास, O2 बचा, क्या बचा, सिर्फ O2 बचा, ठीक है। सॉरी 6 नहीं है, दो दो यहाँ पर भी तो लग रहे हैं, तो कितने हो गए ये, 12 हो गए, कितने हो गए ये ऑक्सीजन, 12 हो गए, 3 दूनी 6, 6 तो यहाँ पर है, और 2 ये रहे, 6 दूनी 12, तो ये कितने हो गए टोटल है, ऑक्सीजन है 12, तो हमने 2 तो यहाँ पर ले लिए थे, 4 दूनी 8, 8 यहाँ पर ले लिए, ओ कितने हो गए, 8 और 2 10 निकल गए। अब सिर्फ कितने बचे, ओ हमारे पास 2 बचे, तो हमने O2 यहाँ से निकाल लिया। तो हमारी यानी कि इस तरीके से ये जो है रिएक्शन ये कंप्लीट हो गई, समझ में आई होगी आप, आई होप यहाँ तक। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे है विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं। इसको देखो ध्यान से देखना, क्या है ये विस्थापन अभिक्रिया, इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले ये है विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, जैसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है ना, जो अधिक प्रतिक्रियाशील धातु होगी वो कम प्रतिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित करती है। अब अधिक प्रतिक्रियाशील यानी कि जो चीज़ अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी खो दे वो क्या है, वो वही है अधिक प्रतिक्रियाशील है, और जो आसानी से ना दे उसी को कहते हैं प्रतिक्रियाशील धातु, या फिर और आगे हम डेप्थ में पढ़ लेंगे उसको। सबसे पहले देखो क्या है, Zn प्लस CuSO4, ठीक है, सबसे पहले क्या है Zn प्लस CuSO4। तो यहाँ पर देखो Zn क्या है, Zn क्या है यहाँ पर अधिक प्रतिक्रियाशील है, किसकी कंपैरिजन में, Cu की कंपैरिजन में, ठीक है, Cu के कंपैरिजन में Zn क्या है, अधिक प्रतिक्रियाशील है। तो इसलिए जो अधिक प्रतिक्रियाशील धातु होगी वो कम प्रतिक्रियाशील धातु के यौगिक से विस्थापित, यानी कि ये जो Cu का साथ SO4 यौगिक है ना अलग, ये Cu के साथ जो SO4 है ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, है ना, वही तो है कि विस्थापित करती है, तो ये इससे विस्थापन कर लेगी, किससे, Cu के साथ जो SO4 यौगिक है अलग, तो ZnSO4 बन जाएगा फिर, और Cu क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कम प्रतिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया। अब यहाँ से हमें दिख रहा था भाई Zn क्या है, अधिक प्रतिक्रियाशील है ना, और Cu क्या है, कम है, किसके कंपैरिजन में, Zn की कंपैरिजन में। तो Cu का जो यौगिक है SO4 वो Zn ले लेगा, ZnSO4 बन जाएगा, और Cu क्या हो जाएगा, वो अलग रह जाएगा प्लस Cu, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे है द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दो यौगिकों के आयन आपस में स्थान बदलते हैं। जैसे द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट, अब देखो विस्थापन थी, डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, अब द्विविस्थापन यानी कि डबल, तो डबल है तो यानी कि दो यौगिकों के आयन तो आपस में स्थान बदलेंगे, है ना। इसमें दो यौगिक, उसमें सिर्फ एक ही बदल रहा था अपना स्थान, इसमें दो यौगिकों के बदलेंगे आयन के साथ अपने स्थान, कैसे, जैसे Na2SO4 है, एक BaCl2 है, ठीक है। और आयन तो जानते हो ना सभी, जिस पर धनायन और ऋणायन दोनों होते हैं, ठीक है, धनायन और ऋणायन दोनों, यानी कि कैटायन और एनायन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसी को हम आयन बोलते हैं। तो सबसे पहले देखो Na2SO4 प्लस BaCl2, अब आपस में स्थान बदलेंगे, तो यानी कि Na2 तो Cl2 के साथ कर लेगा, है ना, और SO4 Ba के, तो कैसे बन जाएगा, BaSO4 बन जाएगा, आपस में बदलेंगे क्योंकि, तो Ba के साथ क्या आ जाएगा, ये SO4 आ जाएगा, और Na2Cl2 के साथ कर लेगा, तो कैसे बन जाएगा Na2, देखो Na भी 2 है, Cl भी 2 है, तो सीधा हम 2NaCl लिख सकते हैं इसको, है ना, ऐसे तो नहीं लिखेंगे Na2Cl2, सीधा 2NaCl लिख लेना, उससे तो अच्छा हम, तो वही चीज़ हमारी सही हो जाएगी, BaSO4, Ba किसके साथ अटैच हो जाएगा, SO4 के साथ, और Cl2 Na2 के साथ, ठीक है। यही है चीज़ की दो यौगिकों के आयन जो है आपस में स्थान बदल देते हैं, तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ी थी भाई, सबसे पहले हमने संयोजक अभिक्रिया पढ़ी थी, फिर हमने सेकंड क्या पढ़ी थी, जो कि अपघटन कर विघटित कर रही थी, यानी कि उसको अलग कर रही थी, है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर थर्ड हमने क्या पढ़ी, थर्ड हमने पढ़ी, तुम्हें याद तो हो रही है ना ये, थर्ड हमने क्या पढ़ी, थर्ड हमने पढ़ी डिस्प्लेसमेंट, है ना, विस्थापन अभिक्रिया,
जिसमें सिर्फ एक ही बदलता था स्थान, है ना। अब इसमें क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट, नाम से पता चल रहा है द्विविस्थापन, यानी कि दो यौगिक बदलेंगे आपस में स्थान, तो वही कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप यहाँ पर ही याद हो रही होंगी सारी चीज़ें। आगे चलते हैं। हाँ, आगे है ऑक्सीकरण और अपचयन, है ना। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले देखो ऑक्सीकरण, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करे या हाइड्रोजन खो दे, उसी को क्या कहते हैं हम, ऑक्सीकरण। यानी कि ऑक्सीजन तो प्राप्त करना है, देखो ऑक्सीकरण नाम से पता चल रहा है कि ऑक्सीजन प्राप्त करेगा और हाइड्रोजन खो देगा। अपचयन, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन खो दे और हाइड्रोजन क्या करे, वो प्राप्त करे, तो उसी को अपचयन कहते हैं। अब जैसे ये एग्जाम्पल है, अब इसको यहाँ आगे समझते हैं थोड़ा डेप्थ में, ठीक है। पहले यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये वाला एग्जाम्पल, Zn+2HCl गिव्स आउट ZnCl2+H2। कैसे बन रहा है देखो, यहाँ पर कैसे खो रहा है वो, देखो यहाँ पर सबसे पहले हमने रिएक्शन ली, यहाँ पर ये वाली, यहाँ पर एक Zn है, जिंक है, +2HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक, तो HCl है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बन रहा है, ये ZnCl2 बन रहा है। देखो Zn है, एक है, तो यहाँ पर एक ले लिया हमने, फिर कितना है, Cl दो हैं, तो Cl2 इसके साथ मिला लिया, ZnCl2 हो गया, और हाइड्रोजन H2 दो हैं, तो H2 ये बाहर निकल गया। अब इसमें देखो H2 बाहर निकल गया यहाँ पर, तो Zn, यहाँ पर देखो Zn क्या है, यहाँ पर Zn को क्या है, Zn अपने 2 इलेक्ट्रॉन खो देता है। क्यों खो देता है भाई, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ ना, जब Zn के पास इलेक्ट्रॉन खो गए हैं, है ना, Zn अपने 2 इलेक्ट्रॉन खो देता है, तो उसको क्या हुआ, उसको ऑक्सीकरण हुआ, है ना। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पर देखो पॉजिटिव साइन है H पर, तो यानी कि ये इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रहा है, और इस पर नहीं है, इस पर तो इधर है ना, यानी कि इधर तो इसने दे दिए हैं दो दो अपने 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि Zn2 पॉजिटिव इधर आ रहा है, तो यानी कि इसने अपने अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, इसने दे दिए हैं। इधर Zn आ रहा ओनली, यानी कि इसने खो दिए हैं, Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन देकर ही तो, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए हैं या फिर खो दिए हैं, बात तो एक है ना, जब किसी को देगा तभी तो उसको चीज़ को खोएगा, है ना। ऐसी H पॉजिटिव है, यहाँ पर H पॉजिटिव दे रखा है, यानी कि H ने क्या करा है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करा है, तो H के साथ क्या हुआ, अपचयन हुआ, रिडक्शन हुआ यहाँ पर, ठीक है। H ने क्या किया है, प्राप्त किया है, और इसके साथ क्या हुआ यहाँ पर, रिडक्शन, और Zn ने क्या कर दिया, खो दिया है, तो Zn के साथ यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, तो Zn को सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं हम, ऑक्सीकरण, और H अपचयन हुआ H में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, वही जो अभी हम बोल रहे थे, इस रिएक्शन को बाद में करेंगे, ये रही CuO+H2 गिव्स आउट Cu+H2। अब देखो यहाँ पर CuO है और यहाँ पर H2 है, हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसके साथ क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखो Cu2 पॉजिटिव, यानी कि Cu ने क्या करे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करे हैं, तो रिएक्शन क्या बन रही थी हमारी, Cu और H2 था यहाँ पर, इसने जल बना लिया अलग, है ना, H2O बना लिया, है ना, यहाँ से O ले लिया इसने, H2 ने, तो यहाँ से H2 अलग निकल गया, तो यानी कि H2O में क्या हुआ और Cu में क्या हुआ, देखो Cu ने क्या प्राप्त करे, 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिए, है ना, Cu ने क्या कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिए, तो यहाँ पर Cu का क्या हुआ, अपचयन हुआ, Cu2 पॉजिटिव लग रहा है, तो यानी कि इसने प्राप्त किया है। अब H2 पर ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव कुछ नहीं है, तो H2 ने तो यानी कि खो दिए हैं, है ना, H2 ने तो इलेक्ट्रॉन को खो दिया है, तो इसके साथ क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है H2 के साथ, तो यहाँ पर सीधा सिंपल हम क्या लिख सकते हैं कि CuO क्या है, यहाँ पर अपचयन है, और H2 क्या है, यहाँ पर ऑक्सीकरण है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इस तरफ अगर पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव ओनली, कुछ भी हो, तो यानी कि इसने क्या किया, प्राप्त किया, और इस पर नहीं है, तो यानी कि इसने क्या कर दिया, इसने खो दिया है ना, इसने H2 ने क्या कर लिया है, खो दिया है इलेक्ट्रॉन, और Cu2 पॉजिटिव ने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिया है, ठीक है, तो यानी कि Cu के साथ क्या हुआ, अपचयन हुआ CuO के साथ, और H2 के साथ क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे है रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण, कैरेक्टराइज ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो कौन कौन से हैं, गैस का उत्सर्जन, अवक्षेप का बनना, रंग में परिवर्तन, अभी हम इसको समझेंगे डेप्थ में रिएक्शन के साथ, अभी हम देख रहे हैं ऐसी, तापमान में परिवर्तन, प्रकाश या गंध का निकलना, ठीक है, ये तुमने देखा, ये 5 होती हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण। अभी हम इनको इक्वेशन के टाइप में देख लेते हैं, तो ये है ना, रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण, जिनको हम बोलते हैं, है ना, साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या होता है, सबसे पहले देखो क्या था, रंग में परिवर्तन, पीछे हमने देखा, तो इसको देख लेते एक बार, रंग में परिवर्तन क्या होता है यहाँ से, है ना, जब कोई पदार्थ रासायनिक रूप से बदलता है तो इसका रंग बदल जाता है ना, भाई जैसे CuSO4 क्या हो गया, बाद में नीला हो गया रिएक्शन करने के बाद, Cu+2H2SO4, जब हमने इसको रिएक्ट किया तो ये क्या बना, एक तो CuSO4 के साथ चला गया, है ना,
Cu किसके साथ चला गया, SO4 के साथ। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 2H2 और S कितना बचा भाई, SO4 यहाँ पर कितना बचा SO4 कितना बचा यहाँ पर, SO4 एक तरफ तो यहाँ पर ले लिया हमने, तो कितना बचा यहाँ पर, SO2 बचा ओनली। कितना बचा हमारे पास, SO2 बचा ओनली, ठीक है कितना बचा, SO2 बचा हमारा इसके अकॉर्डिंग, टू है ना आगे और ये कितना बचा, 2H2O। ये कितना बचा, ये बचा 2H2, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ये कितना बचा, 2H2O। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो रिएक्शन हुई जब इसकी, तो यानी कि रंग में परिवर्तन क्या, जैसे मान लो कि हम जब कुछ केमिकल रिएक्शन करते हैं तो जब हम एसिड को अलग अलग एसिड मिलाते हैं तो उनका रंग भी तो बाद में जो प्रोडक्ट बनता है उसका चेंज हो जाता है। जैसे अब यहाँ पर CuSO4 का हुआ नीला हो गया इसका रंग, जब तुम इसको केमिकल रिएक्शन लैब में भी करके देखोगे तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा, यानी कि रंग में बदल जाएगा। तो एक लक्षण ये होता है रासायनिक अभिक्रिया का, लक्षण जो है रंग क्या होता है इसका बदल जाता है। अगर पूछा जाए ना रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण तो छोड़कर नहीं आना है, सिर्फ सिंपल 5 जो है ये लिख देना, इनकी रिएक्शन बनाकर लिख देना। अपने पास से तुम कुछ भी लिख सकते हो, कोई सी भी रिएक्शन, जरूरी नहीं है जो मैंने बताई है वही लिखो, है ना। तुम अपने पास से कोई सी भी रिएक्शन लिख सकते हो, बस तुम्हें कलर चेंज करके दिखाना है, ठीक है, रंग में परिवर्तन करके दिखाना है तुम्हें। आगे है गैस का उत्सर्जन, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब गैस का उत्सर्जन कैसे होता है, प्रतिक्रिया की अक्सर गैस बनती है, मतलब प्रतिक्रिया में अक्सर गैस बनती है, कैसे, उदाहरण देखो इसका। हाँ, उदाहरण में क्या है इसका, सबसे पहले देखो Zn, यहाँ पर इसका Zn प्लस 2HCl गिव्स आउट ZnCl2 प्लस H2 गैस के रूप में निकल गई है। देखो Zn है यहाँ पर एक है, रिएक्शन देखते हैं पहले से, ये नहीं, Zn एक है, यहाँ पर भी एक है। अब Cl कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर Cl2 भी ले लिया। H कितने हैं, 2 हैं, तो H2 ऊपर गैस के रूप में बाहर निकल गया। अब यहाँ पर देखो ताप का उत्थान या अपसर्जन, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर, किसमें, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन ठीक है, हमने दो पढ़े, कौन कौन से थे, यहाँ पर देखो। सबसे पहले देखा रंग में परिवर्तन, फिर गैस का उत्सर्जन। भाई गैस का उत्सर्जन जैसे गैस का उत्सर्जन जैसे भाप पे तो बन जाती है ना, जब हम रिएक्शन करते हैं तो भाप निकल जाती है, वही चीज़ है ना। गैस का उत्सर्जन हो जाता है, जैसे जैसे इसमें निकल गई हमारी हाइड्रोजन गैस, बाहर उड़ गई हमारी, है ना। जब हमने Zn का 2HCl के साथ कराया है ना, तो हमारी क्या बन गई, हमारी जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या हो गई, गैस के रूप में उड़ गई, है ना, बाहर निकल गई वो, तो वो क्या हुआ, गैस का उत्सर्जन हो गया, ठीक है। अब है ताप का उत्थान या अपसर्जन, ठीक है, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी होती है, ये भी इसका एक लक्षण है। देखो कुछ प्रतिक्रियाएं गर्मी छोड़ती हैं, जैसे एक्सोथर्मिक या अवशोषित करती है एंडोथर्मिक, ठीक है। जैसे उदाहरण देखो एक्सोथर्मिक का क्या है, यहाँ पर CaO और H2 जब इनकी रिएक्शन कराई तो CaOH का होल ट्वाइस यानी कि बुझा हुआ चूना मिला, और हीट क्या हो गई भाई, बाहर निकल गई। कैसे हीट बाहर निकली, अब मान लो तुम जब को आग जला रहे हो तुम, है ना, आग में क्या डाल दो तुम, पानी डाल दो, तो वो क्या बन जाएगी, वो बुझ जाएगी आग, और जो हीट है वो क्या निकल जाएगी, उसकी बाहर निकल जाएगी, उड़ जाएगी। ऐसे ही इसमें हुआ, इसमें असंतृप्त चूना था, उसमें जल मिला दिया तो ये क्या बन गया, बुझा हुआ चूना प्राप्त हुआ, जिससे हमें, और जो इसकी गर्मी थी, हीट थी, वो क्या हो गई, वो बाहर निकल गई, इसकी बाहर आ गई इसकी। वही तो चीज़ हम रियल जो लाइफ में करते हैं, बस इसमें रिएक्शन में थोड़ा तुम्हें ऐसा अजीब सा लग रहा होगा, बट वही चीज़ है। अगर तुम मान लो आग जला रहे हो, आग में तुम पानी डाल दो तो उसकी हीट तो बाहर निकल जाएगी, मिलेगा क्या, वो बुझी हुई राख सी तुम्हें मिलेगी। तो वही चीज़ इसमें है, इसमें बुझा हुआ चूना मिल रहा है, हीट बाहर निकल गई है, इसमें सेम है बिल्कुल। जैसे अवक्षेप, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, मतलब ये क्या है, अवक्षेप क्या है, अवक्षेप देखो क्या है, प्रतिक्रिया में कोई ठोस पदार्थ जब बन जाए तो मतलब उसको घोला नहीं जा सके, ऐसा, है ना। तो जैसे ठोस, भाई ठोस पदार्थ को घोल सकते हैं क्या, कोई ठोस चीज़ को हम घोल सकते हैं, नहीं घोल सकते, तो वही क्या होती है, अवक्षेप। जैसे उदाहरण देखो, इसका उदाहरण क्या दे रखा है, इसका उदाहरण है AgNO3 प्लस NaCl गिव्स आउट AgCl प्लस NaNO3। अब समझ में नहीं आया होगा मैंने क्या बोल दिया। सबसे पहले देखो AgNO3 हम लेंगे और NaCl, दो हम रिएक्टेंट यानी कि अभिक्रमक लेंगे, दो। अब हमें क्या मिल रहा है, Ag के साथ हमने किसका कराया, Cl का, तो AgCl मिला हमें NO3 का Na के साथ, तो NaNO3 मिल गया हमें, ठीक है। ये एक रिएक्शन बन गई, बिल्कुल कंप्लीट सही रिएक्शन बन रही है भाई। Ag इधर था एक, इधर भी एक ले लिया, Cl यहाँ पर एक था, यहाँ पर भी एक ले लिया, प्लस यहाँ पर Na क्या था, Na एक था, एक ले लिया NO3, भाई ये इतना ही था तो ये भी ले लिया हमने NO3, ठीक है। तो सही रिएक्शन हमारी सही है, हम
अब देख सकते हो ना इन रिएक्शन को, बैलेंसिंग है ये रिएक्शन, जो इक्वेशन है ये बैलेंसिंग है। अब 5 देखो, ये वही चीज़ है तुमने देखी ना, ये वो बोल रहा है अवक्षेप, कोई ठोस जो है पदार्थ बन जाए जिसे तरल में घोला ना जा सके, ऐसा होता है अवक्षेप। ठीक है भाई, ये ठोस पदार्थ ही तो बन गया AgCl, ये NaNO3 है ना। अब इसको घोल थोड़ी ना सकते हैं, है ना। AgNO3 प्लस NaCl का जब बनाया AgCl प्लस NaNO3, है ना, ये क्या मिला हमें, अवक्षेप मिला, जिसको हम घोल नहीं सकते। तुम अपने पास से कुछ भी ले लो जिसका हम ठोस बन जाएगा, है ना, जिसका ठोस बन जाएगा जब हम रिएक्शन कराएंगे। जब हम रिएक्शन कराएंगे तो उसका क्या बन जाएगा, ठोस बन जाएगा, है ना। आगे है बदलाव का स्थायी होना। 5 क्या है, बदलाव का स्थायी होना, यानी कि जो हमने पढ़ा भी था ना अभी पीछे, 5 हमने देखा था प्रकाश का, है ना, ये देखा था प्रकाश या गंध का निकलना, वही चीज़ है ना, वही चीज़ है सेम। क्या है देखते हैं, बदलाव का स्थायी होना, है ना भाई, बदलाव जो आएगा, जैसे रासायनिक प्रतिक्रिया के बाद पुराने पदार्थ का रूप वापस नहीं आता। जैसे पुराना पदार्थ मतलब जैसे वो पहले था, अब रिएक्शन हुई कुछ और बन गया, तो वो चीज़ अब उसको दोबारा पिघलाएंगे तो ऐसा थोड़ी नहीं है वो दोबारा वैसा ही आ जाए, है ना, जैसे पहले था वैसा तो नहीं आएगा, है ना। तो यानी कि पुराना पदार्थ जो है उसका रूप वापस नहीं आता, ये भी इसका एक लक्षण है। जैसे Fe+O2 क्या बना, Fe2O3। अब ये दोबारा से Fe और O2 में नहीं बन सकता अलग अलग, ठीक है, अब दोबारा से ही नहीं बन सकता अलग अलग, यानी कि इसका जो है दोबारा से इस तरफ नहीं हो सकता। तो ये भी एक इसका लक्षण है, जब एक पदार्थ जैसा बन जाता है तो उसका रूप हम वापस नहीं बदल सकते हैं। तो ये भी एक इसका लक्षण है कि बदलाव का स्थायी होना, वो बिल्कुल इरिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, ये समझ गए। तुम अपने आसपास भी चीज़ों को देखते होगे, ये भी। अब लक्षण देखो, लक्षण यहाँ पर जो अभी हमने पढ़े इसका एक रिएक्शन देख लेते हैं ना, क्या है देखो। सबसे पहले है रंग परिवर्तन, जो हमने देखा सबसे पहले CuH2SO4 जो कि नीला हो गया था, है ना, SO2 बन गया, फिर यहाँ पर H2O बन गया। ठीक है, ये वही है जो अभी हमने पढ़ा है, हमने पढ़ चुका है ये, है ना। तो एक बार इनको देख सकते हो, गैस उत्सर्जन जैसे Zn+HCl का ZnCl2 H2 गैस उड़ गई थी बाहर, है ना, जब रिएक्शन हुई थी H2 गैस उड़ गई थी बाहर, वही चीज़ है ना। ये हमने पढ़ लिया है, ताप परिवर्तन पढ़ लिया है ना भाई, हीट किस तरीके से, है ना, किस तरीके से हीट निकली थी, भुजा हुआ चूना जब हमने जल डाल दिया था, चूने में जब जल के साथ रिएक्शन कराई थी तो भुजा हुआ चूना किस तरीके से हमें प्राप्त हुआ था और हीट कैसे निकल गई थी। ठीक है, अब तुम प्रैक्टिकली देखना इसको, इस चीज़ को प्रैक्टिकली भी देखना किस तरीके से होता है ये ताप परिवर्तन। अवक्षेप हो गया, जैसे AgNO3 भाई क्या है, वही ठोस पदार्थ जो है वो मिल जाता है हमें, ठोस मिल जाता है, तो वो क्या होता है, वही AgNO3 जिसका भाई क्या नहीं हो सकता, उसको हम पिघला नहीं सकते हैं, उसको घोला ना जा सके, वही क्या होता है, अवक्षेप। स्थायी परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन यानी कि जब कोई पदार्थ क्या बन जाता है, वो जब दो रिएक्टेंट मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं तो जो पदार्थ का रूप है वो वापस नहीं हो सकता है ना, वो इरिवर्सिबल चेंज है, वो वापस उसी रूप में नहीं लाया जा सकता है, वही है यही स्थायी परिवर्तन। तो ये 5 लक्षण होते हैं इसके, तो ये कंप्लीट कर लेना, बाकी आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे हैं देखो, हाँ ये चीज़ वैसे पूछी नहीं जाएगी पेपर में, बट अगर पूछ ली बाय चांस तो कैसे लिखोगे, दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया, इनकी रिएक्शन नहीं पूछेगा, सीधा से पूछ लेगा दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि हमारे जीवन में रासायनिक अभिक्रिया किस किस में कहाँ कहाँ यूज़ होती है, कैसे होती है। देखो लोहे में जंग लगना, ये भी क्या है, ये एक रिएक्शन ही है। दूध का फटना, ये भी एक रिएक्शन है भाई, उसमें हमने दूध में क्या मिला दिया, हमने नींबू वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ मिला दी, है ना, तो वो क्या हो गया, वो दूध फट गया, तो रिएक्शन के टाइप में ही तो फटा वो भी, है ना। फल का पकना, वो भी एक रिएक्शन ही है। मोमबत्ती का जलना भाई, वो भी एक रिएक्शन ही है ना, इनको देख लेना एक बार। एंड वो पूछे ऑक्सीकरण और अपचयन का महत्व, है ना, ये भी रिएक्शन तो लिखनी नहीं है तुम्हें, सिर्फ पूछा जाएगा इंपोर्टेंस, अगर पूछा जाए तो, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये 6 और 7 में अभी बता रही हूँ, लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो सिर्फ क्या लिखोगे, सिर्फ इतनी सी बात लिख देना कि बैटरियों में ऊर्जा उत्पादन, धातुओं का जंग लगना, शरीर में श्वसन क्रिया, औद्योगिक प्रक्रियाएं जैसे अमोनिया निर्माण, है ना, ये सब चीज़ें ऑक्सीकरण और अपचयन का महत्व होती है, ठीक है ना, इनकी इम्पोर्टेंस है। इतनी चीज़ें बस याद रखना। और आज की जो वीडियो है इसको हम यहीं पर ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये फाइनल कवर हो गया है। जिसको इसके स्क्रीनशॉट लेने हैं वो ले सकता है इसके स्क्रीनशॉट। बाकी हमने चैप्टर 1 पूरा कवर कर लिया है, और इस वीडियो को जितना भी हो सके सबके पास शेयर कर दो, क्योंकि हम इस गर्ग प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने वाले हैं 5 दिन में केमिस्ट्री को, है ना, 5 दिन में हम केमिस्ट्री को कंप्लीट कराने वाले हैं। और वीडियो तुम देख भी सकते हो, सिर्फ 35 मिनट की बनेगी ये वीडियो, है ना, बनी है सिर्फ ये वीडियो। और तुम देखोगे ये
जो पूरा चैप्टर जो होता है वैसे बहुत 2 घंटे 2.5 घंटे में कवर होता है, लेकिन सिर्फ मैंने 35 मिनट में कवर करा दिया है। तो तुम देख सकते हो, एक बार बिल्कुल बेसिक से ही कराया है, इतना वो भी नहीं है कि हाँ बहुत ज़्यादा हार्ड बताया है। तो एक बार देख सकते हो इसको। बाकी मिलते हैं हम कल की नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड लास्ट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्लीज़।